तो साथियों, आज के विषय में जो हमारी चर्चाएं होने वाली हैं वो होने वाली हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक पिछली वाली जितनी भी क्लासेस शेयर की गई हैं, चाहे वो अगर आप देखें तो यूपी स्पेशल की बात करें या पॉलिटी की बात करते हैं या एशियन हिस्ट्री की बात करते हैं, जिन छात्रों ने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा हुआ है या उनकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर नहीं हुई है, तो वे छात्र क्या करें कि वो सारी क्लास को जरूर देख लें। अभी उनके पास बहुत अच्छा समय है। दोस्तों, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, आज जो मैं आपको विषय पढ़ाने चल रहा हूं ना, ये विषय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका एग्जाम महत्वपूर्ण है। जैसा कि अगर आप लोगों ने सिलेबस को चेक किया होगा तो आपको शायद वाकई में पता होगा, या जिन लोगों ने चेक किया होगा उन्हें 100% ये बातें पता होगी कि आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा गया है कि हम आपसे अंतरराष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे और 100% पूछेंगे। कई बार अगर आप देखें तो इससे कम से कम आपके एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इस बार ज्यादा प्रश्न बन जाए, क्योंकि एक तरह से अगर आप देखें तो बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म डाला हुआ है और जिसकी वजह से आयोग कहीं ना कहीं इधर उधर अपने पैटर्न को चेंज जरूर करेगा और हो सकता है कि यहां से ज्यादा प्रश्न बन जाए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग क्या करिएगा, पूरा सीरियस होकर पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर हो सके तो नोट्स भी आप लोग बना लीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। लेकिन हाँ, एक लास्ट बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो छात्र नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। जैसा कि बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन में, सबसे पहले जो हमारी चर्चाएं होने वाली हैं दोस्तों, वो होने वाली हैं तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, क्योंकि ये पहली संस्था है जहां पर विश्व के सारे प्रतिनिधि, यानी कि विश्व के जितने भी देश हैं, ज्यादातर जो देश के प्रतिनिधि हैं, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटर है, अर्थात कहने मतलब ये है कि उस देश के जो मुखिया हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठते हैं। और किस लिए बैठते हैं? अगर हम किसी देश के बीच में कोई विवाद है तो ये जो संस्था है वो मीडिएटर का काम करती है। तो आइए हम इसके बारे में पहले ये समझ लेते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी कि इसका गठन कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसके बाद ही इस संस्था की स्थापना की गई थी या किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी। आइए बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल मिलाकर कितने सदस्य देश हैं, यानी कि कितने मेंबर कंट्री हैं। तो सदस्य देश की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? तो सदस्य देश की बात कर लेते हैं। तो टोटल मिलाकर अगर आप देखें तो 193 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? तो 193 सदस्य देश हैं। और दो ऐसे सदस्य देश हैं जिन्हें ऑब्जर्वर स्टेट्स का दर्जा दिया गया है। ऑब्जर्वर स्टेट्स की बात करते हैं, यानी कि और ऑब्जर्वर देश की बात करते हैं तो उन्हें दिया जाता है, या स्टेट्स का दर्जा उन्हें दिया जाता है जो यूनाइटेड नेशन में बैठ तो सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं, लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो वे दो देश कौन से हैं? एक तो फलस्तीन की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं वेटिकन सिटी या होली सी की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो दो देश हैं इन्हें ऑब्जर्वर स्टेट्स का दर्जा दिया गया है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो आपकी एग्जामिनेशन में कई बार प्रश्न यहां से बन जाता है कि महोदय ये बता दीजिए यूनाइटेड नेशन में टोटल मिलाकर कितने सदस्य देश हैं, या ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में किन देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, अब ये बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं, यानी कि आधिकारिक भाषा के बारे में बात कर लेते हैं। तो आधिकारिक भाषा की बात करते हैं, आधिकारिक भाषा की बात करते हैं जिसमें एक तरह से यूनाइटेड नेशन में काम होता है, या कह सकते हैं जिन भाषाओं में काम होता है, या एक तरह से लोग अपनी बात रखते हैं। वैसे तो कोई किसी भी भाषा में अपनी बात रख सकता है, जिसको जो भाषा आती है, जो मतलब जो प्रतिनिधि जिस देश से आता है उसकी जो भाषा है उस भाषा में भी बात कर सकता है, क्योंकि अब तो ट्रांसलेटर लगा हुआ है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो ऑफिशियल भाषा कितनी है इसकी? तो 6 भाषा है।
पहली बात करते हैं तो अरबिक की बात करते हैं, एक तो पहली भाषा ये हो जाती है, तुरंत याद कर लीजिए। दूसरी भाषा की बात करते हैं तो दूसरी भाषा कौन सी है, तो चाइनीज की बात करते हैं जो कि चाइना की भाषा है। तीसरी बात करते हैं तो इंग्लिश की बात करते हैं जो कि इंटरनेशनल कॉमन लैंग्वेज है। और चौथी भाषा की बात करते हैं साथियों, तो चौथी भाषा है फ्रेंच की बात कर लेते हैं। और पांचवी भाषा की बात करते हैं रशियन की बात करते हैं जो कि रूस की भाषा है। और छठी बात करते हैं स्पेनिश की बात करते हैं जो कि स्पेनिश की भाषा है। तो साथियों ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन के केवल 6 भाषाएं ऐसी हैं जो आधिकारिक भाषाएं हैं, यानी कि जिनमें कामकाज होता है, ठीक है, या जिनके माध्यम से कामकाज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो ये 6 भाषाओं का नेम आप नहीं भूलेंगे। कई बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि ये बता दीजिए यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं या निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। अगर आपको ये 6 के नेम आपको पता होगा तो निश्चित तौर पर आप बता देंगे, और नहीं पता होगा तो फिर तो आप जानते ही हैं कि गलत होने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि एक तरह से अगर आप देखें तो इसको बनाने के लिए क्या मुख्य उद्देश्य रहे हैं। सबसे पहली बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसकी जिम्मेदारी है, कि किसी भी देश के बीच में किसी भी तरह से युद्ध वगैरह ना हो, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी होती है कि ये क्या करे, एक तरह से मीडिएटर बनकर उन दोनों देशों के बीच की जो समस्याएं हैं उनको समाधान करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और अगर आप देखें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मानव अधिकार की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो उनकी भी रक्षा करने का काम इसका है कि किसी देश में अगर मानवीय या नस्लीय या जाति भेदभाव हो रहा है तो उस देश को एक तरह से कहीं ना कहीं ये आगाह करे कि भाई आपके यहाँ एक तरह से अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, आप थोड़ा से अपने देश में ध्यान दीजिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से उन देशों को ये बताने का भी काम करते हैं या एक्शन भी लेती है। ठीक है, थोड़ा बहुत। नेक्स्ट बात करते हैं मानवीय सहायता पहुंचाना। अगर किसी देश में किसी भी तरह की परेशानी हो गई है, जैसे डिजास्टर की बात करते हैं या युद्ध होगा और वहां के लोगों को खाने पीने को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं, या मेडिकल की बात करते हैं, मेडिसिन वगैरह की बात करते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ये मानवीय सहायता भी पहुंचाती है संस्था। नेक्स्ट बात करते हैं सतत विकास को बढ़ावा देने का भी काम है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देती है। अंतरराष्ट्रीय कानून का भली भांति कार्यों का कार्यान्वयन करने की भी जिम्मेदारी इसी को दी गई है। किसे दी गई है साथियों, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है। तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं इसके मेन ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि कई बार आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन जाता है साथियों कि इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में आप हमें बता दीजिए। तो बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन हाँ कुछ खास चीजों को ही हमने शामिल किया हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं इसी के साथ। अब हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग के बारे में, यानी कि इसकी कौन कौन से ब्रांचेस हैं या शाखाएं हैं, ठीक है, या पार्ट है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो इसके टोटल मिलाकर जो शाखाएं हैं वो 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं इसके? 5 शाखाएं हैं। और जिसके अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो सबसे पहली बात की जाती है संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त महासभा की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं। दूसरी बात करते हैं तो सुरक्षा परिषद, जिसे बोला जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोला जाता है, तो सुरक्षा परिषद है। तीसरी संस्था की बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बात करते हैं। फिर उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात कर लेते हैं। और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय सचिवालय, ये भी एक तरह से इसका मुख्य अंग है। तो ये 5 संस्थाओं का नेम याद रखना है। वैसे हम 5 संस्थाओं के बारे में तो पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप तो जानती हैं 5 संस्थाओं से क्वेश्चन आएंगे भी नहीं और काफी ज्यादा समय लग जाएगा। तो बस केवल और केवल जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि बात करते हैं, एक तो सुरक्षा परिषद के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा गया है। अगर आप इसको अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो इसे जनरल असेंबली बोला गया है, इसे सुरक्षा परिषद बोला गया है, और इसे बात करते हैं तो इसे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बोला गया है, और इसकी बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला गया है, और इसे क्या बोला गया है? सेक्रेटरीट बोला गया है। ये बातें याद रखिएगा।
चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, यानी कि सुरक्षा परिषद की, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बात करते हैं साथियों, तो इसका मुख्य काम है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। तो इसकी मुख्य जिम्मेदारी क्या है साथियों? तो इसकी मुख्य जिम्मेदारी है इंटरनेशनल लेवल पर क्या करना, पीस बनाए रखना और साथ ही साथ सिक्योरिटी को भी बनाए रखना इसकी मुख्य जिम्मेदारी है। इसमें टोटल मिलाकर कितने सदस्य देश होते हैं? तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है कि ये बता दीजिए कि इसमें टोटल मिलाकर कितने सदस्य देश होते हैं। तो इसमें टोटल मिलाकर 15 सदस्य देश होते हैं। कितने सदस्य देश होते हैं? तो इसमें 15 सदस्य देश होते हैं और जिनमें से अगर आप देखते हैं तो 10 ऐसे सदस्य देश होते हैं, 10 ऐसे सदस्य देश होते हैं जो अस्थायी होते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि परमानेंट नहीं होते हैं, बल्कि एक केवल और केवल 2 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो ये केवल और केवल 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ये बातें याद रखिएगा। तो 10 ऐसे सदस्य देश होते हैं, 10 ऐसे सदस्य देश होते हैं जो अस्थायी होते हैं, जो केवल 2 साल के लिए चुने जाते हैं और उसके बाद उनका कार्यकाल जब खत्म हो जाता है तो 10 और नए देश आ जाते हैं। और 5 ऐसे सदस्य देश हैं इसमें जो स्थायी सदस्य देश हैं जिनका कार्यकाल कभी खत्म नहीं होगा या कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। और उन्हें क्या मिला हुआ है? वीटो पावर मिला हुआ है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उन्हें विशेष पावर दिया गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी भी तरह के वोटिंग को लेकर ये 5 जो है मुख्य है, बाकी 10 की जो बात होती है तो वो तो होती ही है। तो आइए हम समझ लेते हैं सबसे पहले वे 5 सदस्य देश कौन हैं जो वीटो पावर लेकर बैठे हुए हैं, यानी कि जो स्थायी हैं, जिनका कार्यकाल कभी खत्म ही नहीं होगा, जिनका कार्यकाल कभी खत्म ही नहीं होगा। वे देश हैं, एक तो पहली बात कर लेते हैं साथियों, चाइना की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं फ्रांस की बात करते हैं, फिर रूस की बात करते हैं, फिर यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं। तो ये 5 ऐसे सदस्य देश हैं जिन्हें वीटो पावर दिया गया है और जिनका कार्यकाल कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। और इसमें भारत भी अपनी डिमांड कर रहा है, जापान भी डिमांड कर रहा है, ब्राजील भी डिमांड कर रहा है कि हे महोदय, आप लोग हमें भी एक तरह से स्थायी सदस्यता दे दीजिए। किससे? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से या संयुक्त राष्ट्र संघ से कह रहे हैं। लेकिन एक तरह से अगर भारत की बात करते हैं तो जब भारत ऐसी मांग करता है तो चाइना बोलता है कि अगर भारत को एक तरह से अस्थायी सदस्यता आपने दिया तो फिर साथ ही साथ हमारे भाई पाकिस्तान को भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये जो चीन है, इसके हस्तक्षेप की वजह से, इसके इंटरफेरेंस की वजह से क्या है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है, ठीक। इसकी कहानी हम बाद में देखेंगे जब मैं आपको सिविल सर्विसेज के बच्चों को पढ़ाऊंगा या पूरा विस्तार पूर्वक आईआर जब मैं कभी आपको पढ़ाऊंगा ना, तो मान के चलिए आपको इतना बेहतर पढ़ा दूंगा कि फिर एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, सॉरी एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा और आपको दोबारा कभी आईआर नहीं पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गैर 10 जो होते हैं गैर स्थायी सदस्य होते हैं जो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जो कि हमने पहले ही बता दिया है। क्या भारत अभी तक इसका अस्थायी सदस्य बना हुआ है कि नहीं? बिल्कुल भारत बना हुआ है। तो पिछले साल ही भारत बना था, 2021 तक की बात करते हैं, 2021 से 22 तक इसका कार्यकाल रहा। अभी तक अगर आप देखें तो भारत 8 बार इसका एक तरह से अस्थायी सदस्य रह चुका है। तो ध्यान रखिएगा, भारत अभी तक 8 बार इसका अस्थायी सदस्य के तौर पर रह चुका है, ये बातें भूलिएगा नहीं। अब अगर आप देखें तो कौन कौन से वे देश है या कितने ऐसे देश हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है? देखिए 5 ऐसे देश हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और इनके स्थान पर नए आ गए हैं। तो आइए देख लेते हैं वे 5 देश कौन से हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। देखिए अब अगर आप देखें तो कार्यकाल किनका खत्म हुआ है? एक तो भारत, फिर आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की बात करते हैं। ये 5 ऐसे सदस्य देश हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है
और नए सदस्य के रूप में किन्हें चुना गया है? एक तो इक्वाडोर की बात करते हैं, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड की बात करते हैं। तो ये 5 ऐसे देश हैं जो 2 साल के लिए चुने गए हैं। ठीक है, तो 2023 में अब ये चुने गए हैं। ठीक है, तो 2 साल बाद ये खत्म हो जाएंगे, इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। तो भूलिएगा नहीं, कई बार आपकी एग्जामिनेशन में यहां से भी प्रश्न बन जाता है कि 5 नए सदस्य देश कौन से आए हैं। ठीक है, और 5 पुराने देश कौन से हैं जिनका कार्यकाल खत्म हुआ है। तो भारत का नेम याद रखिएगा, क्योंकि भारत से क्वेश्चन बन सकता है। आइए अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के एक अगली संस्था के बारे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बात करते हैं। जब किसी देश के जब किसी देश की सरकार ने किसी दूसरे देश के नागरिकों को फांसी की सजा दे दिया हो, और तो फिर एक तरह से बिना वजह के, ठीक है, वैसे ही दे दिया हो अपने वर्चस्व के चक्कर में, तो फिर क्या होता है, अगर जिस देश के नागरिक को एक तरह से फांसी की सजा दी गई है, तो अगर उस देश को कोई भी दिक्कत होती है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को कहाँ एक तरह से अपील करेगा, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो अपनी एक तरह से बातों को अपील करेगा या अपनी समस्या को अपील करेगा। तो ऐसे में अगर आप देखें तो संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है। जून 1945 में संयुक्त के चार्टर अधिनियम द्वारा इसे स्थापित किया गया था, और इसने काम करना शुरू कब किया, तो अप्रैल 1946 में। तो अप्रैल 1946 की बात करते हैं, तो अप्रैल 1946 में इसने अपना कार्य करना शुरू किया। कई बार आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। नीदरलैंड की बात करते हैं तो नीदरलैंड द हेग की बात करते हैं, नीदरलैंड द हेग की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी द हेग की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक तरह से इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नीदरलैंड द हेग की बात करते हैं, इसका मुख्यालय है। क्या भारत का भी कोई व्यक्ति है क्या जो इसमें जज बना हुआ है? बिल्कुल, इसमें भारत के भी एक व्यक्ति हैं। देखिए, इनमें जो जज होते हैं ना, उनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। इनमें जो जज बैठते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो 9 वर्ष के लिए होता है। तो भारत के भी एक जज है दोस्तों जो 2 बार चुने जा चुके हैं। ठीक है, वे हैं दलवीर भंडारी जी की बात करते हैं। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी जी की बात करते हैं, जो इसके जज रह चुके हैं, सॉरी, या अभी हैं भी वर्तमान में अगर आप देखें तो दलवीर भंडारी जी की बात करते हैं, तो इसके जज हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो आपकी एग्जामिनेशन में कई बार प्रश्न बनता है दोस्तों, आप भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसी के साथ अगली संस्था के बारे में, यूएनडीपी के बारे में बात कर लेते हैं। यूएनडीपी से तात्पर्य हो जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक तरह से अगर आप देखें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसे कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र का एक वैश्विक विकास नेटवर्क है। इसकी स्थापना कब हुई थी, कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। तो यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी साथियों, तो यूएनडीपी की स्थापना हुई थी 1965 में। अब एक करता क्या है, तो एक जो संस्था करती है या करता है, HDI, यानी कि एक रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों, और वो रिपोर्ट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, यानी कि मानव विकास सूचकांक जारी करती है। यह संस्था के बारे में ध्यान रखिएगा, यह जो संस्था है ये क्या करती है, HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से तात्पर्य ये हो जाता है कि एक तरह से जितने भी देशों को इसमें शामिल किया जाता है, उस देश में ये देखा जाता है वहां पर कितना एक तरह से लोग गरीब हैं, या कितना वहां पर विकास हो चुका है, कितना शिक्षा की पहुंच हो चुकी है, कितने लोग स्वस्थ हैं, ठीक है, कितना एक तरह से हेल्थ सिस्टम अच्छा है, और साथ ही साथ लोगों की जीवन की प्रत्याशा कितनी है, लोग कितने समय तक जी पा रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो गरीबी को खत्म करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित यह रिपोर्ट जारी करती है। अभी अगर आप देखें तो इसकी जो रिपोर्ट है 132 देशों में से, सॉरी, 191 देशों में से अगर आप देखते हैं, एक मिनट साथियों, एक मिनट, एक मिनट,
हम्म। तो जैसा कि बात करते हैं, यूएनडीपी ने जो रिपोर्ट जारी किया हुआ है, ठीक है, 191 देशों की बात करते हैं, तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है 132 है। तो ध्यान रखना, यूएनडीपी की बात करते हैं तो यूएनडीपी ने जो रिपोर्ट एचडीआई वाली जारी किया हुआ है, 191 देशों में से भारत की जो रैंकिंग है 132 है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो कौन सी वो कंट्री है जहां पर सबसे अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट है, यानी कि बात करते हैं जहां पर मानव का विकास बहुत अच्छा है, वो है स्विट्जरलैंड की बात करते हैं। यहाँ पर मानव का जो विकास है वो बहुत अच्छा है, या कह सकते हैं मानव के विकास की बात करें या हर तरह की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी हैं। लेकिन सबसे खराब देशों की बात करते हैं तो वो है रैंकिंग में दक्षिणी सूडान की बात करते हैं, यानी कि साउथ सूडान की बात करते हैं साथियों, साउथ सूडान की बात करते हैं या दक्षिणी सूडान की बात करते हैं, यहाँ पर सबसे लोवेस्ट है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या रैंकिंग की बात करते हैं। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ज्यादा आपको किसी भी तरह की कमी नहीं देखने मिलेगी। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर मानव के लेकर जो प्रयास किए गए, चाहे एजुकेशन की बात करें या हर क्षेत्र में जो है बेहतर प्रयास किए गए हैं। लेकिन भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो भारत की जो रैंकिंग है 132 है 191 देशों में, ठीक है साथियों। ये 2023 की रिपोर्ट है, ठीक है, ध्यान रखना है 2023 की रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं यूएनईपी के बारे में, बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, जिसे बोला गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बोला गया है, ठीक है। तो इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। जो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली है, जो पहली वाली संस्था है ना, जो पहले वाला पार्ट है, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और कब की गई थी दोस्तों, तो जून 1972 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के मानव पर्यावरण सम्मेलन में। तो संयुक्त राष्ट्र के जब पहली बार मानव का पर्यावरण किया जाता है या मानव पर्यावरण सम्मेलन किया जाता है, और कहां पर किया जाता है, स्वीडन के स्टॉकहोम में किया जाता है। कहां पर किया जाता है, स्वीडन के स्टॉकहोम में पहली बार जब पर्यावरण सम्मेलन किया जाता है साथियों, तब यूएनईपी का गठन किया जाता है। इसके मुख्यालय के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी की बात करते हैं, नैरोबी केन्या की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है, तो याद रखिएगा नैरोबी केन्या की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय यहाँ पर है। ये संस्था क्या करती है, देशों को जितने भी देश हैं जितने भी देश हैं उन सभी देशों को पर्यावरण से संबंधित सहायता और सलाह देती है संस्था। तो ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, सॉरी, यूएनईपी के बारे में ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना इस समय हुई थी जून 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नैरोबी केन्या की बात करते हैं। इसका मुख्य काम क्या है कि जो जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों को क्या करना कि पर्यावरण से संबंधित सहायता और सलाह देना कि भैया पर्यावरण के लिए आप काम करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों आईपीसीसी के बारे में बात करते हैं। तो आईपीसीसी की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है या आकलन जारी करती है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका एक तरह से अगर आप देखें तो इसका फुल फॉर्म ये हो जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा आईपीसीसी का काम क्या होता है, या आईपीसीसी क्या करती है, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है। तो ध्यान रखिएगा जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज से संबंधित रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी है, ठीक है, तो वो है आईपीसीसी की बात करते हैं। और इसकी स्थापना कब और किसने किया था, तो इसकी स्थापना की बात करते हैं किसने किया, तो पहले ये देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना किया था डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी ने मिलकर। तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना किसने किया था, तो डब्ल्यूएमओ की बात करते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, विश्व मौसम संगठन की बात करते हैं, और यूएनईपी की बात करते हैं। तो इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर आईपीसीसी का गठन किया था तो साथियों, और कब किया था, 1988 में। तो ये भी ध्यान रखना इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, और किसने किया था, तो डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी ने किया था। तो ध्यान रखिएगा आपके एग्जामिनेशन में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, भूलिएगा नहीं। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि आईपीसीसी की स्थापना किन दो संस्थाओं ने मिलकर किया था,
तो WMO और UNEP के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसे जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी एक पैनल बताया गया है, ठीक है, जो कि एक तरह से क्लाइमेट चेंज से संबंधित रिपोर्ट ये जारी करती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं इसी के साथ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं खाद्य और कृषि संगठन के बारे में। देखिए जिस तरह से मैं आप लोगों को पूरी मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, आप लोगों से तो इतनी उम्मीद तो बनती ही है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, एक गलत बात है। थोड़ा से तो सपोर्ट बनता ही है, आपके लिए रात दिन मेहनत करना पड़ता है। आपको ये नहीं पता होगा, इस सारी PDF मैं स्वयं क्रिएट करता हूं और साथ ही साथ मैं सारी चीजें स्वयं पढ़ाता भी हूँ, वीडियो भी अपलोड स्वयं ही कर रहा हूँ इस समय, ठीक है। तो एक तरह से ही मान के चलिए सारे काम मैंने स्वयं करना शुरू कर दिया है, ताकि क्या हो कि एक तरह से बेहतर मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं। इस समय अगर आप देखें तो जो मैं आपको रिकॉर्डिंग कर रहा हूं आपकी क्लास, वो 11 से 12 बजे के बीच हो चुके हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। ये थोड़ा से कभी कभी अनहैप्पी फील होता है या बड़ा दुख फील होता है कि यार इतना मेहनत करके चीजों को दो भी बच्चों को, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं, जो कि लेना चाहिए। जितना बेहतर तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जब पेपर देकर आएंगे ना तो आपको खुद एहसास होगा कि वाकई में प्रवीण सर ने जितना अच्छे से पढ़ा दिया था वो किसी ने नहीं पढ़ाया था। अगर मैंने उनकी सारी वीडियोज को देख लेता तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक तरह से मैं सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक आ जाता और मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना होती है। आइए आप समझ लेते हैं कि खाद्य और कृषि संगठन के बारे में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 की बात करते हैं, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहां पर की गई थी दोस्तों, तो क्यूबेक सिटी की बात करते हैं। क्यूबेक सिटी जो कि कनाडा में है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के पहले सत्र में इसकी स्थापना की गई थी या किया गया था। ऐसे में अगर आप देखें तो FAO की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ठीक है। तो यह एक तरह से अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है, जिसका मुख्य काम है एक तरह से भुखमरी को समाप्त करना, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रयास करना, ताकि एक तरह से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो हंगर इंडेक्स है वो बिल्कुल जीरो आ जाए, हर देश से गरीबी पूरी तरीके से, गरीबी क्या भुखमरी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। इस संस्था का काम ये है दोस्तों। और यह रिपोर्ट भी जारी करती है, और रिपोर्ट कौन सी है, GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं। एक मिनट साथियों, ये मैंने GHI की बात करते हैं तो GHI रिपोर्ट यही संस्था जारी करती है, ताकि एक तरह से पूरी तरीके से भुखमरी जो है विश्व से खत्म हो जाए, ठीक है। तो ऐसी संस्थाओं को सराहना हमें करना चाहिए। वाकई में जो संस्थाएं हैं जो ये काम कर रही हैं कि पूरी तरीके से क्या है कि एक तरह से अगर आप देखें तो गरीबी खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसका मुख्य काम ये है। रिपोर्ट वैसे ये जो GHI है ना, इसके लिए एक विशेष NGO है, ठीक है, वो जारी करती है। तो उस NGO के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है, नहीं तो आपको ज्यादातर इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो आप इसको मत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट जारी नहीं करती है, बस ये प्रयास करती है, ठीक है। तो उस NGO का नाम प्रॉपर याद रख लीजिएगा, नहीं तो बाकी काम तो ये भी करती है उसी के लिए, लेकिन उस NGO का नेम ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2023 के बारे में, यानी कि इस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो इस रिपोर्ट को जारी करने वाली एक NGO है दोस्तों, वो तो आयरलैंड में है, कंसर्न वाइल्ड, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड एंड वेल्थुंगर हिल्फे की बात करते हैं। तो इस NGO द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है या प्रकाशित की जाती है, जो कि एक जर्मनी की एक गैर लाभकारी संगठन है, यानी कि NGO की बात करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो इसके द्वारा GHI की रिपोर्ट जारी की जाती है। कहा जाता है कि GHI 100 बिंदु पैमाने पर भूख की गंभीरता का निर्धारण किया जाता है, और जहां 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है कि वहां पर भुखमरी नहीं है, 100 को सबसे ज्यादा, यानी कि 100 के ऊपर अगर कोई भी देश है तो ये मान के चलिए जिस देश की रैंकिंग 100 के ऊपर है, उस देश को ये मान के चलिए कि वहां पर क्या है कि एक तरह से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं क्या है, भुखमरी ज्यादा है, या कह सकते हैं वहां की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में अगर आप देखते हैं तो भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत की जो रैंकिंग है साथियों वो 111 है, अर्थात ये कह सकते हैं
कि भारत की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि 100 के ऊपर जो भी देश जा रहा है वहां की स्थिति खराब है, यहाँ पर भुखमरी ज्यादा है। वाकई में भारत में अगर आप देखें ना, धरातल स्तर पर अगर आप चले जाएं तो वाकई में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने कई वीडियोज को देखा है और बहुत सारे वीडियोज में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। ठीक है, और जहां पर खाने को भी नसीब नहीं हो रहा लोगों को। बस ये है कि अगर हम अपने घर और कमरे को छोड़कर कहीं बाहर निकलते हैं, अपने ही राज्य के या अपने ही क्षेत्र के किसी विशेष क्षेत्र में जब गुजरते हैं, तो हमारा दिल दहल जाता है कि वाकई में अभी भी हमारे भारत में इतना ज्यादा लोग गरीब हैं। ठीक है, तो अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। इतने साल हो गए भारत देश को आजाद हुए। ठीक है, हर मंत्री आता है और ये बोलता है कि मैं जब आऊंगा तो पूरे देश को बदल कर रख दूंगा। ठीक है, लेकिन अब उसका बदलाव क्या रहता है वो तो आप जानते ही हैं। ठीक है, कोई भी प्रधानमंत्री मुझे आज तक अच्छा नहीं लगा। केवल और केवल मुझे एक भारत के प्रधानमंत्री अच्छे लगे अभी तक, वो थे लाल बहादुर शास्त्री। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री को मैं हमेशा नमन करता हूं कि ऐसे ही प्रधानमंत्री हमारे देश में जन्म ले। ठीक है, और आप तो जानते हैं हमारे देश के कई ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो सबसे महंगे प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, और अभी भी हैं, तो आप तो जानते ही हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं यही कहूंगा कि एक बार ऐसे प्रधानमंत्री को ढूंढिए, या हम सभी लोगों को क्या करना होगा, एक ऐसे प्रधानमंत्री को ढूंढना होगा जो हमारे राष्ट्र को इतना आगे पहुंचा दे कि जितना 100 सालों में हम आगे नहीं गए उतना वो 5 सालों में हमें आगे पहुंचा दे। ठीक है, ऐसा कोई प्रधानमंत्री अभी मिला नहीं। जैसा कि बात करता हूं लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री। ठीक है, उनके विचारधाराओं को एक बार पढ़िए, वाकई में एक अद्भुत प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जो एक तरह से प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी अखबार के एडिटर पद पर बैठकर काम कर रहे थे, यानी कि वो अपना एक तरह से खर्चा भी निकाल रहे थे। जिन्होंने सरकार के पैसे से कभी अपना आराम नहीं खोजा। ठीक है, नहीं तो आप तो जानते हैं अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है, सरकारी पैसे से ही उन्होंने सब कुछ अपना सेट किया हुआ है और बिजनेस कह सकते हैं अपना जीवन सेट किया हुआ है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं बांग्लादेश की, बात करते हैं। तो एक बांग्लादेश की बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पर तो हमसे भी अच्छी रैंकिंग है, यहाँ पर हमसे भी ठीक ठाक रैंकिंग है, या कह सकते हैं यहाँ पर तो हमसे भी ठीक ठाक लोग रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर गरीबी ने, यहाँ पर भुखमरी कम है। नेपाल में अगर आप देखते हैं तो 69वें नंबर पर है नेपाल। श्रीलंका की बात करते हैं तो 60वें नंबर पर है। और पाकिस्तान और भारत दोनों आपस में धर्म और जाति को लेकर लड़ते हैं, तो यहाँ तो आप जानते ही हैं, यहाँ तो स्थिति खराब रहेगी रहेगी। ठीक है, ये दोनों ही देश जो हैं सिर्फ क्या है, भौकाल बनाते हैं बस कि मैं ये वो हूँ, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे हम अपने देश की बुराई करते नहीं है, लेकिन जब वास्तविकता की बात आती है तो फिर करना पड़ता है, क्योंकि सत्य किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, 4 लोगों के एसी में रहने से इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा भारत एसी में रह रहा है। 4 लोगों के घर में खाने फेंके जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे भारत में खाने फेंक, मतलब पूरे भारत के लोग अमीर हो चुके हैं जो कि खाना फेंका जा रहा है। तो इस बात को आपको, इस गंभीरता को समझना होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो भारत जो इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है, यानी कि भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ आईएमएफ के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक ऐसी संस्था जो क्या करती है, विश्व के जो भी सदस्य देश हैं उनको ऋण मुहैया कराना, यानी कि एक तरह से उन्हें लोन उपलब्ध कराने वाली जो संस्था है वो है आईएमएफ की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रहा इसका फुल फॉर्म नेम। ठीक है, आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 की बात करते हैं, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं, वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी कहां पर है साथियों, तो वाशिंगटन डीसी है यूएसए में। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये मॉनेटरी या फाइनेंस जो है, एक क्या इसमें भारत सदस्य देश है कि नहीं। बिल्कुल भारत इसका सदस्य देश है साथियों, यानी कि भारत इसका सदस्य देश है। वैसे भारत में इसका प्रतिनिधित्व काफी ठीक ठाक है। दरअसल इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था 1944 में, और वो हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की बात करते हैं।
और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत दो संस्थाओं का गठन किया गया था। यानी कि इस सम्मेलन में ये डिसीजन लिया गया कि हम दो संस्थाओं का गठन करेंगे। ठीक है, एक तो पहली बात करते हैं साथियों, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, जिसे विश्व बैंक बोला जाता है। तो इसी सम्मेलन के तहत क्या किया गया कि दो संस्थाओं का गठन किया गया। एक तो वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं और दूसरी बात कर लेते हैं साथियों आईएमएफ की बात करते हैं। तो दो संस्थाओं का गठन किया गया इसी सम्मेलन के तहत। किस सम्मेलन के तहत? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत। ठीक है, ये देखिए इसके स्थान आप हम समझने चल रहे हैं अब आईएमएफ के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में हम आगे समझेंगे, यहां मैंने बता दिया है इसकी बैकग्राउंड। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। वैसे मैंने पहले भी बता दिया 27 दिसंबर 1945 की बात करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि इसका मेन मुख्य कार्य क्या है? तो आर्थिक विकास करना, ऋण देना, क्षमता के विकास की देखरेख करना, यानी क्षमता विकास की देखरेख करना, यानी कि जो कैपेसिटी वाले जो देश हैं उन्हें एक तरह से ऋण वगैरह मुहैया कराना इसकी मुख्य जिम्मेदारी है। इसमें टोटल मिलाकर जो सदस्य देश है 190 देश है। अंडोरा नाम का एक जो देश है वो आखिरी में इसका सदस्य बना हुआ है, याद रखिएगा अंडोरा देश के बारे में। ठीक है, तो अंडोरा की बात करते हैं तो इसका सदस्य देश आखिरी में बना हुआ है। ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आईएमएफ है ना, ये दो रिपोर्ट जारी करती है साथियों, ये दो रिपोर्ट जारी करते हैं। एक तो पहली बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करते हैं, तो इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करती है या जारी करता है। दूसरा है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो इस रिपोर्ट को भी कौन जारी करती है? तो यही आईएमएफ। तो ध्यान रखिएगा आईएमएफ के द्वारा दो रिपोर्ट जारी की जाती है। एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक की बात करते हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करते हैं, और दूसरी बात कर लेते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात करते हैं। दोनों ही रिपोर्ट को कौन जारी करता है या करती है? तो दोस्तों जारी करती है, ध्यान रखिएगा आईएमएफ की बात करते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ विश्व बैंक के बारे में, यानी कि वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और जल्दी से शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलने वाला है। इससे अच्छा आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला, कहीं जाइएगा नहीं। एक एक वीडियो को देखते चलिए, यानी कि सॉरी एक एक पॉइंट को समझते चलिए हमारे साथ। एक बार आपने ईमानदारी से देख लिया ना, 4-5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, 4-5 नंबर आपके फिक्स हो गए जाएंगे और कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं करंट को भी अपडेट करते चल रहा हूं या करंट वाली भी बातें बताते चल रहा हूं। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना इसी सम्मेलन के तहत हुई थी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। इसका मुख्य काम है ऋण देना उत्पादक कार्यों के लिए। ठीक है, जो मतलब सदस्य देशों को एक तरह से कह सकते हैं ऋण देना, और नीतिगत सुधार कार्यक्रमों और विभिन्न परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों को ऋण देना। वे देश जो विकासशील है, जिनको पैसा कोई नहीं दे रहा है, तो उनको कौन देता है? वर्ल्ड बैंक। लेकिन वर्ल्ड बैंक की एक खास बात है, जब किसी देश को पैसा देती है तो बोलती है पैसा ऐसे नहीं ऐसे खर्च करना है। पैसा तो हम आपको देंगे लेकिन आपको हमारे अनुसार खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पैसा रिटर्न भी करना है, आपको पैसा रिटर्न भी करना है। तो वर्ल्ड बैंक जब किसी को पैसा देती है किसी देश को, तो उसके साथ कुछ शर्तें भी ला देती है। ठीक है, उसी के शर्त के अनुसार ही उसे चलना पड़ता है। सतत विकास एवं गरीबी दूर करने के लिए भी ऋण देती है। अगर किसी देश में ज्यादा गरीबी है या कोई देश जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक उसे सहायता देता है या देती है दोस्तों, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती है जो मानना पड़ता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, खास बात यह है, हमारे लिए दिलचस्प बात यह है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 27 दिसंबर 1945 की बात करते हैं तो इसका गठन किया गया था। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक का। आइए अब हम बात करते हैं इसका मुख्यालय कहां पर है। तो इसका मुख्यालय भी वही है जहां पर आईएमएफ का मुख्यालय है, वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी कहां? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में इसका एक तरह से मुख्यालय है। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिएगा, इसमें तुवाल, दक्षिणी सूडान, नाउरू इसके नवीनतम देश हैं। तो इसके नवीनतम देश की बात करते हैं, तुवाल और दक्षिणी सूडान की बात करते हैं, और नाउरू की बात करते हैं तो इसके सदस्य देश हैं नवीनतम वाले। हेडक्वार्टर
मैंने आपको बता ही दिया है साथियों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसकी 5 संस्थाएं हैं। बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इसकी 5 वे संस्थाएं कौन कौन सी हैं। आपको सिर्फ नेम याद रखना है, ठीक है, और उनके फुल फॉर्म याद रखना है। ऐसे में अगर आप देखें तो सबसे पहले IBRD की बात की जाती है, जिसे बोला जाता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक। IDA की बात करते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की बात करते हैं। IFC की बात करते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की बात करते हैं। मीगा, ये वाला तो कई बार आ चुका है, MIGA की बात करते हैं, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की बात करते हैं। ICSID की बात करते हैं तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट की बात करते हैं तो निवेश विवादों से निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र है दोस्तों। ठीक है, ये पांचों संस्थाओं का नेम याद रखिएगा। आपके एग्जामिनेशन में 100% यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको इन पांचों संस्थाओं का नेम भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं इसी के साथ। देखिए, अगर आप देखें तो क्या होता है कि जो वर्ल्ड बैंक है ना, ये क्या करती है, इनके इस तरह के रिपोर्ट भी जारी करती है। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं कि किस देश में व्यापार करने में कितनी सरलता है, तो व्यापार करने में सरलता की बात करते हैं, सहजता की बात करते हैं। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी कौन करती है, तो वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट की बात करते हैं तो इसको भी जारी कौन करते हैं, वर्ल्ड बैंक। फिर है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो वैश्विक आर्थिक संभावनाएं की बात करते हैं तो इस रिपोर्ट को भी कौन जारी करती है साथियों, तो वर्ल्ड बैंक ही जारी करती है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्टों का नेम याद रखिएगा। आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों यहां से प्रश्न जरूर बनते हैं। आप लोग कई बार क्या होता है कि चीजों को बिना ध्यान दिए ही पढ़ते चले जाते हैं, बस यूं ही किसी ने किसी को आपको कुछ बता दिया है तो बस आप क्या करते हैं, उसी में ले डूबते हैं। आप सभी लोगों से मैं यही कहूंगा बार बार कि आप क्या करिए, हमारे द्वारा जितनी भी चीजें पढ़ाई जाए साथियों, उनको आपको मिस नहीं करना है, यानी कि बिल्कुल भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मैं जब भी कोई विषय या टॉपिक को पढ़ाता हूं तो ये मान के चलिए उसके लास्ट तक यानी कि अंतिम छोर तक ही मैं जाता हूं। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं इसी के साथ। अब हम बात ये करने वाले हैं सार्क संगठन के बारे में। कई बार यहां से क्वेश्चन बन चुके हैं, अलग अलग एग्जामों की बात करते हैं, यानी कि अलग अलग कंपटीशन एग्जामों की बात करते हैं, सार्क संगठन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सार्क संगठन यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985 की बात करते हैं। और कहां पर हुई थी, ढाका की बात करते हैं। और ढाका कहां पर है, तो इसको बताइए आप लोग जल्दी से कि ढाका कहां पर है, दिमाग पर जोर डालिए। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका ही है भैया, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका ही है और यहीं पर इसकी स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985 की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी। सार्क संगठन की बात करते हैं। इसका मुख्यालय और सचिवालय कहां पर है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू की बात करते हैं। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय और सचिवालय है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब ये जान लेते हैं कि सार्क संगठन में टोटल मिलाकर कितने सदस्य देश हैं और वे सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो ऐसे में अगर आप देखें तो इसमें टोटल मिलाकर 8 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं, तो 8 सदस्य देश हैं। एक तो पहली बात कर लेते हैं साथियों, मालदीव की बात करते हैं तो मालदीव इसका सदस्य देश है। दूसरी बात करते हैं तो नेपाल है। तीसरी बात करते हैं तो हमारा छोटा भाई जो कि हमसे ही लड़ता रहता है वो है पाकिस्तान। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं श्रीलंका की बात करते हैं, चौथे नंबर पर श्रीलंका है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान जहां पर तालिबानियों का शासन हो चुका है।
ठीक है। फिर उसके बाद बांग्लादेश, जहां की एक तरह से प्रधानमंत्री शेख हसीना है। फिर उसके बाद सातवें की बात करते हैं तो भूटान, जिसकी राजधानी थिम्पू है। फिर है इंडिया की बात करते हैं, जिसकी राजधानी नई दिल्ली है, आप तो जानते ही होंगे। तो ये 8 सदस्य देश हैं। इसको कैसे याद करना है, मुझे पता है कि आप लोगों को याद करने में काफी परेशानी हो सकती है, तो कुछ मत करिए, भारत के सारे पड़ोसी देश का नाम याद कर लीजिए। इसमें दो नहीं है, कौन नहीं है? एक तो चाइना, और दूसरी बात करते हैं म्यांमार की बात करते हैं। इसमें चाइना की बात करते हैं और म्यांमार की बात करते हैं। ये दोनों सदस्य देश इसके मतलब सदस्य नहीं है। बाकी सारे ही सदस्य देश जो है वे इसके मतलब जितने भी पड़ोसी देश हैं वे सारे ही इसके सदस्य, हाँ, इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, तो चीन और म्यांमार को आप भूल जाइए, सॉरी, ये याद कर लीजिए कि ये दोनों नहीं रहेंगे। बाकी जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वे सारे जो देश है वो इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा जब इसकी स्थापना की गई? तो दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना, यानी कि जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों को ये समझना आपस में कि उनकी समस्याएं क्या है, उनका एक तरह से निस्तारण करना, आपसी विश्वास को बढ़ाना और समझ को बढ़ाना भी इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात है साथियों, दरअसल क्या होता है कि इसका हमेशा कहीं ना कहीं इसकी हमेशा हमेशा बैठक होती रही है। लेकिन क्या होता है, 2014 में बनते हैं हमारे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उधर प्रधानमंत्री बनता है इमरान खान। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि हमारे प्रधानमंत्रियों के बीच में एक तरह से आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, तो कोई झुकने का नाम नहीं लेता है, तो फिर हमारा देश ही क्यों झुके। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि इसकी जो एक तरह से होस्टिंग होती रहती, मतलब इसके जो सम्मेलन हो रहे थे वो सारे सम्मेलन 2014 में ही बंद हो जाते हैं। तब से लेकर आज तक एक भी सम्मेलन नहीं हुआ है। ठीक है, ये देखिए, इसकी मेजबानी करता है एक तरह से कौन, पाकिस्तान अपनी राजधानी इस्लामाबाद में करता, लेकिन करेगा नहीं, क्यों करेगा भैया, ये तो खत्म हो चुका है। ठीक है, 2023 की नहीं, एक काट दीजिए। ठीक है, क्या ही करेगा जब ये बंद हो चुका है। 2014 में 18वां शिखर सम्मेलन हुआ, और उसके बाद सार्क सम्मेलन, उसके बाद कोई भी आयोजन हुआ ही नहीं, मतलब कि कोई भी सम्मेलन हुआ ही नहीं, जिसकी मेजबानी नेपाल में की गई, मतलब नेपाल ने किया था काठमांडू में। ये कह सकते हैं 2014 के बाद से सार्क संगठन का एक भी सम्मेलन नहीं हुआ है। ठीक है, तो याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसमें कुछ नहीं समझने वाली बात है, आप तो जानते ही हैं जहां पर दो महाशक्तियां हैं तो फिर उनके बीच क्या ही हो पाएगा। अब बात करते हैं भारत क्या कहता है। ठीक है, सार्क संगठन का भले ही हमारा सम्मेलन नहीं हो रहा, लेकिन हमारा काम तो इससे हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बिम्स्टेक की बात करते हैं तो इसमें भारत सदस्य है, इसमें ना तो चाइना है और ना ही इसमें पाकिस्तान है, तो फिर भारत को यहाँ पर पूरी प्रायोरिटी मिलती है, और भारत को हर देश यहाँ के समझते भी है, और भारत भी हर देशों को यहाँ के समझता है, और इन सब देशों को हर तरह की सहायता भी उपलब्ध कराता है जब इनको कोई दिक्कत होती है, क्योंकि भारत जो है बड़े भैया जैसे है। तो बिम्स्टेक की बात करते हैं, बिम्स्टेक की बात करते हैं साथियों, तो इसे क्या बोला गया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करते हैं। यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो एक तरह से बंगाल की खाड़ी वाले जो देश है ना, वे इसके सदस्य देश है, जिसे बोला गया बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, इसका नाम याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई साथियों? इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में। 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसमें टोटल मिलाकर सदस्य देश कौन कितने हैं? तो 7 हैं। और इसमें कौन नहीं है? एक तो चीन नहीं रहेगा, दूसरा हमारा कह सकते हैं दुश्मन पाकिस्तान, ये भी इसी में नहीं रहेगा। ठीक है, और इसका सचिवालय कहाँ पर है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका की बात करते हैं तो इसका सचिवालय यहाँ पर है। एक तो अब इसके सदस्य देश की बात करते हैं तो हमारा प्यारा भारत, हाँ, एक तो पहला यही है।
उसके बाद इधर चले आइए, नेपाल है, और नेपाल के बगल हमारा भूटान है, ठीक है, और भूटान के बगल बांग्लादेश है। उसके बगल आप आ जाते हैं म्यांमार, और उसके नीचे आ जाते हैं तो थाईलैंड। ये तो यूं ही याद हो गया होगा। अगर आपको भारत के मैप की समझ है थोड़ा, तो आप आराम से बता लेंगे कि सबसे पहले भारत, फिर नेपाल, और फिर एक तरह से भूटान, फिर म्यांमार, फिर उसके बाद है बांग्लादेश, या ऐसे याद कर लीजिए। चलो मैं ऐसे बता देता हूँ। सबसे पहले आपका हो जाता है भारत, फिर नेपाल, फिर आपका हो जाता है भूटान, फिर उसके नीचे आप आ जाइए तो आपको मिल जाएगा बांग्लादेश, फिर बगल चले जाइए तो आपको मिल जाएगा म्यांमार, और उसके नीचे आ जाइए तो थाईलैंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो भारत के सारे पड़ोसी देश, ठीक है, जिसमें से दो को छोड़ दीजिए, चाइना और पाकिस्तान की बात करते हैं, तो ये दोनों इसके सदस्य नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका जो सम्मेलन है ना, इसका सम्मेलन होता रहा है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? आर्थिक सहयोग बढ़ाना, मतलब बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीप देशों को एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग या संगठन का काम, यानी कि एक तरह से एक दूसरे का सहयोग करना सदस्य देशों का। तो इसका सम्मेलन 2022 में हो चुका है। और कहां पर इसका सम्मेलन हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। तो इसका सम्मेलन कहां पर हुआ? श्रीलंका में हुआ था, क्योंकि श्रीलंका भी इसका सदस्य, शायद मैंने श्रीलंका को नहीं बताया था, एक देख लीजिए, श्रीलंका छूट गया था ना। तो श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका भी इसका सदस्य देश है, याद रखिएगा। ठीक है, बिम्स्टेक का 2023 में जो सम्मेलन हुआ है, 17 जुलाई 2023 को हुआ है। कहां पर हुआ है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर 2023 में सम्मेलन हुआ है। तो 2024 में होने वाला है, लेकिन आप तो जानते हैं जुलाई के आसपास होता है, तो आपका तभी 17-18 फरवरी में ही पेपर हो जाएगा। तो छोड़ दीजिए आप लोग, तो आपको 2023 तक के डेटा याद रखना है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एग्जाम देने जाना है। जो बाद में देने जाएगा कुछ नहीं करेगा, बस ये डाल देगा बिम्स्टेक समिट इंटरनेट पर 2024, उसे पता चल जाएगा 22-23 मैंने लिखा, 24 में लिख लेगा, काम खत्म हो जाएगा ना। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स देशों के बारे में, जिसका सदस्य भारत भी है, जिसका सदस्य भारत भी है। तो ब्रिक्स के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो आइए हम बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। दुनिया के 5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की बात करते हैं। दुनिया की 5 वे अर्थव्यवस्थाएं जो विश्व के सभी देशों को पीछे छोड़ने में, एक तरह से पीछे छोड़ने के होड़ में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। वे 5 सदस्य देश हैं। बी फॉर ब्राजील, और आर फॉर रसिया, आई फॉर आप जानते होंगे इंडिया, सी फॉर चाइना, और एस फॉर साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। ठीक है, तो ये 5 सदस्य देश हैं ब्रिक्स के। ठीक है, अब इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी चर्चा की गई थी 2001 में। गोल्डमैन सच से नाम का एक अर्थशास्त्री व्यक्ति था, ठीक है, जो एक तरह से जिम ओ'नील, इन्होंने इसकी चर्चा किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2001 में गोल्डमैन सच के अर्थशास्त्री जो थे जिम ओ'नील के द्वारा इसकी चर्चा की गई थी। कहां पर साथियों? ब्राजील, मतलब तब चर्चा जब की गई थी तब इसका नेम क्या था? ब्रिक था। तो ध्यान रखिएगा, जब 2001 में पहली बार इसकी चर्चा की गई, किसके द्वारा? जिम ओ'नील व्यक्ति द्वारा, जिसका मतलब जो गोल्डमैन सच के अर्थशास्त्री था। ठीक है, इसके द्वारा एक तरह से इसकी चर्चा की गई। तो इसका तब नेम था ब्रिक था। क्या नेम था? ब्रिक था। और ब्रिक में 4 देश थे। कौन कौन से? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। लेकिन 2010 में, दिसंबर 2010 में एक और देश जुड़ जाता है, और वो जुड़ जाता है दक्षिण अफ्रीका दोस्तों। तब इसका नाम का क्या हो जाता है? तब इसका नेम हो जाता है ब्रिक्स हो जाता है। ठीक है, तब इसका नेम क्या हो जाता है? ब्रिक्स हो जाता है। और इसका लेकिन सम्मेलन कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था, सॉरी 2009 में हुआ था पहला सम्मेलन। ठीक है, तो ब्रिक का पहला सम्मेलन कब हुआ था? यस बनने से पहले। तो ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका को जुड़ने से पहले 2009 में इसका सम्मेलन हुआ था। रूस के एक तिरिन वर्ग की बात करते हैं, एक कई बार एग्जाम में आ चुका है कि रूस ब्रिक का पहला सम्मेलन कब हुआ था, क्या तब उसमें एस जुड़ा था कि नहीं? तो बोलिए नहीं जुड़ा था, क्योंकि एस 2010 में जुड़ा। अब हम बात करते हैं कि इसका 14वां सम्मेलन कहां पर हुआ है। तो इसका 14वां सम्मेलन हुआ है दोस्तों चाइना में हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका 14वां सम्मेलन हुआ है चाइना में हुआ है। और उसके बाद बात कर लेते हैं ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन की बात करते हैं।
तो ब्रिक्स का 2023 में 15वां सम्मेलन, जो कि 22 से 24 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग यानी दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में इसका 15वां सम्मेलन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रिक्स के सम्मेलन के बारे में पूछा जा सकता है कि 2022 में जो सम्मेलन हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो चाइना में हुआ था। और 2023 में कहां पर हुआ है, तो 2023 की बात करते हैं, 2023 की बात करते हैं साथियों, तो दक्षिण अफ्रीका में। अब अगले जब होगा तो ब्राजील में होगा, क्योंकि ऐसे ही चलते आ रहा है एक एक करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ए देखिए ब्रिक्स, बी फॉर ब्राजील और आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। अब हम बात करते हैं WTO के बारे में, बात कर लेते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी साथियों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1947 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नेम था साथियों GATT। तब इसके स्थापना जब हुई थी तब क्या नाम था, तो ध्यान रखिएगा GATT, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, तब इसका नेम ये था। तो ध्यान रखिएगा, जब 1947 में इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नेम था GATT की बात करते हैं, ठीक है, भूलिएगा नहीं। लेकिन क्या होता है, आगे चलकर इसका नाम बदल जाता है, WTO हो जाता है। कब, जब क्या होता है, एक समझौता होता है 1994 में मोरक्को में होता है, और उस समझौते की बात करते हैं तो मराकेश समझौता। ध्यान रखिएगा, 1994 में मराकेश समझौता जब होता है तो GATT का नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है, तो GATT का नाम बदल कर दिया जाता है WTO कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, WTO कर दिया जाता है। तब से ये संस्था काम कब से करना शुरू कर देती है WTO के रूप में, तो 1 जनवरी 1995 की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, GATT का नाम कब बदला जाता है या किस समझौते के तहत, ध्यान रखिएगा, मराकेश समझौता के तहत 1994 में इसका नाम बदला जाता है, जो कि मोरक्को में समझौता हुआ था, ठीक है। और कब से इसने काम करना शुरू कर दिया, तो 1 जनवरी 1995 की बात करते हैं। तो 1 जनवरी 1995 में ये संस्था अपना काम करना शुरू कर देती है। अब इसके मुख्यालय की बात कर लेते हैं, तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा की बात करते हैं, तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं, तो आपको लगता है इस बार आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया क्या, थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस बार एग्जामिनर ने हमारे साथ नाइंसाफी कर दिया। लेकिन आप क्या करते हैं, बिना सिलेबस पढ़े चले जाते हैं, और जब आप बिना पढ़े चले जाते हैं तो फिर आप जानते हैं आपके साथ कैसे एक तरह से मजा लिया जाता है। तो इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं, तो यूरोपियन जो है संघ की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य देश हैं, तो 28 है, और बाकी 64 देश इसमें है, 164 की बात करते हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन संघ सहित की बात करते हैं। एक बार इसके सदस्य देश को आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार सदस्य देश को चेक कर लीजिएगा। 164 देश तो अभी लिखा गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि ये WTO में टोटल मिलाकर कितने सदस्य देश हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके बारे में ये बात कर लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में ये बात कर लेते हैं कि एक तरह से इसका उद्देश्य क्या है। अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल के जो व्यापार के लिए नियमों को निर्धारित करना और उसको लागू करना, और किसी भी तरह का अगर विवाद है दो देशों के बीच में व्यापार को लेकर तो उसको समाधान करना, और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भी ये क्या करती है, पारदर्शिता निभाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा WTO के बारे में, ठीक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, एक मिनट साथियों। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अलग जो एक तरह से मंच है, या कह सकते हैं संस्थाएं कह सकते हैं अभी, ठीक है, या पैनल कह सकते हैं, जैसा कि बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं G4 के बारे में, G7 के बारे में, और G20 के बारे में। आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है। तो G4 क्या है, और साथ ही साथ G20 क्या है, G7 क्या है, पूछा जाता है। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले G4 ग्रुप के बारे में क्या है। दरअसल G4 जो है देशों का एक समूह कह सकते हैं, 4 देशों का एक समूह है,
4 देशों का एक समूह है जिसे 2005 में लाया गया था, जिसमें ब्राजील, जापान, जर्मनी और सॉरी जिसमें क्या है, एक तरह से भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील है। तो इसमें 4 सदस्य देश हैं G4 में, ध्यान रखिएगा। G4 जो है 4 देशों का एक समूह है जिसे 2005 में लाया गया था। ठीक है, तो ये चारों देश का नाम याद रखिएगा, जिसमें भारत है, जापान है और जर्मनी है और ब्राजील है। ठीक है, आइए समझ लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है साथियों कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की बात करते हैं, यानी कि कह सकते हैं, मैंने आपको बताया ना कि स्थायी सदस्यता की ये चारों देश मांग कर रहे हैं। ये चारों ही देश क्या कह रहे हैं कि भैया हमको स्थायी सदस्यता दे दीजिए। जैसे कि 5 जो देश है एक तरह से वीटो पावर जिन्हें मिला हुआ है, तो ये चारों ही देश कह रहे हैं भैया हमको दे दीजिए, कोई कह रहा है हमको दे दीजिए। ठीक है, तो इसमें एक तरह से सुधार, एक गुट बनाकर आपस में देख रहे हैं कि किसको मिलता है। आइए अब हम बात करते हैं G7 के बारे में। कई बार हमारे एग्जामिनेशन में G7 से क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो आइए समझते हैं G7 कंट्री के बारे में, जो 7 देशों का एक समूह है। ठीक, दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और एडवांस इकोनॉमी वाले इसमें देश हैं। देखिए, इसमें वे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था विकसित ही नहीं, साथ ही साथ उनकी जो अर्थव्यवस्था एडवांस भी है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान रखिएगा कि G7 की बात करते हैं तो दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और एडवांस इकोनॉमी वाले देशों का एक समूह है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कनाडा आपको मिलेगा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका की बात करते हैं। ये सातों देश जो हैं इसके सदस्य हैं। तो भूलिएगा नहीं, ये सातों का नेम याद रखिएगा। ठीक है, इन्हें 7 ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, 7 ऑफ ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? इसकी पहली बैठक हुई थी 1975 में, 1975 में। और G7 के देशों के मंत्री आपसी हितों की मामला पर चर्चा करने के लिए हर साल मिलते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं G7 का जो समिट होता है वो हर साल होता है, भूलिएगा नहीं, हर साल इसका समिट होता है। तो ये जो G7 देशों का नेम याद रख लीजिएगा। एक तो पहली बात फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं, एक तो कनाडा है साथियों, पहली बात करते हैं कनाडा है, दूसरी बात करते हैं फ्रांस है, फिर तीसरी बात करते हैं जर्मनी है। ठीक है, फिर उसके बाद इटली की बात करते हैं, इटली की बात करते हैं, फिर जापान की बात करते हैं, फिर ब्रिटेन की बात करते हैं और फिर अमेरिका की बात करते हैं साथियों। तो भूलिएगा नहीं, एक तो कनाडा है, फिर फ्रांस की बात करते हैं साथियों, फिर जर्मनी की बात करते हैं, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि इटली और जापान, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि एक तरह से ब्रिटेन और अमेरिका है। तो KGF, इसे अगर आप चाहें तो KGF बना सकते हैं, KGF करके। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। KGF की बात करते हैं, KGF मूवी आपने देखा होगा ना, KGF याद कर लीजिएगा। KGF और आईजे, ठीक है, आईजे की बात करते हैं और BA कर रहे हैं। तो KGF और आईजे भाई क्या कर रहे हैं, BA कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे बनाकर कर सकते हैं याद। बाकी आपका जैसा मन करे वैसा आप ट्रिक बना दीजिएगा। मैंने तो आपको बता दिया है, KGF भाई और आईजे भाई क्या कर रहे हैं, BA कर रहे हैं। आईजे मतलब हो जाता है कि इटली और जापान हो जाता है, के मतलब क्या हो जाता है कि कनाडा, G मतलब जर्मनी, F मतलब फ्रांस हो जाता है और B फॉर हो जाता है ब्रिटेन, A फॉर हो जाता है अमेरिका। ठीक है, तो KGF भाई और आईजे भाई की बात करते हैं, ये दोनों ही लोग क्या कर रहे हैं, BA कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को याद ना हो, अब मुझे लगता है, मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि अब आप लोगों को याद हो गया होगा कि KGF भाई और आईजे भाई दोनों लोग क्या कर रहे हैं, BA कर रहे हैं। तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैंने आपके सामने ही ट्रिक बनाया है और आप भी एक आध बार ऐसे ही ट्रिक बनाकर याद कर लिया करें कभी कभार। तो ये देख सकते हैं, अगर मैप में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपको मिलेगा। कनाडा की बात करते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा। यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, ब्रिटेन यहाँ मिलेगा, फ्रांस आपको यहाँ मिलेगा। फिर उसके बाद इटली की बात करते हैं तो इटली आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। इटली की बात करते हैं, फ्रांस आपको यहाँ मिलेगा। फिर उसके बाद जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी आपको यहाँ मिलेगा और जापान की बात करते हैं तो जापान आपको यहाँ मिलेगा। देखिए कितना अद्भुत तरीके से, कितना बेहतर मैंने मैप लगाया हुआ। मुझे नहीं लगता है कि आपके
एक तरह से दिमाग से ये ओझल हो पाए। ठीक है, तो याद कर लीजिए, एक बार अपने दिमाग में सेट कर लीजिए इमेज को, नहीं तो आप भूल सकते हैं। अब होस्टिंग कंट्री की बात करते हैं, मतलब इसके जो सबमिट हुए हैं। ठीक है, तो आइए इसके सबमिट के बारे में देख लेते हैं कि कब कब इसका सम्मेलन हुआ है। ठीक है, वैसे तो हमें ज्यादा नहीं याद रखना, बस दो चार ही याद रखना है। जैसे साल 2022 में जर्मनी में इसकी मीटिंग रखी गई थी, जिसे भारत ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। देखिए, भले ही G7 में भारत पार्टिसिपेट, मतलब भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को इनविटेशन भेजा जाता है, तो भारत इसमें शामिल होता है, क्योंकि भारत को पता है कि इसमें सीखने को जरूर मिलता है। 2023 में G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश कर रहा है? तो जो 2023 में G7 के रूप में अगर आप देखें तो जापान की बात करते हैं, तो जापान जो है इसका सम्मेलन किया हुआ है दोस्तों 2023 में। ठीक है, और जापान का एक शहर है हिरोशिमा की बात करते हैं, तो यहाँ पर सम्मेलन हुआ है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, 2023 में जो समिट हुआ है, 2023 में जो इसका समिट हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? जापान में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जापान की बात करते हैं। जापान के शहर का नाम याद कर लेना भैया, जापान के शहर का नाम याद कर लेना। और 2022 में इसका समिट कहाँ पर हुआ है? तो आपको तो पता ही है, जर्मनी की बात करते हैं तो इसका समिट हुआ है। अब बात करते हैं 2024 में, 2024 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इटली करेगा। तो ध्यान रखना, इटली करेगा, इटली का नेम याद कर लीजिए। तो 2024 में इसका सम्मेलन कहां पर होगा? 2024 में कहां होगा सम्मेलन? तो इटली में। 22 में जर्मनी में हो चुका है, 23 में आप देखें तो जापान में हो चुका है, और 24 अभी चल रहा है, तो जून के आसपास में होगा। तो जून में कहां पर होगा? इटली में होगा। ठीक है, पुगलिया जो कि इटली का एक जगह है वहां पर होगा। ठीक है, पुगलिया नाम का एक जगह है, या कह सकते हैं उसका शहर है। अब उन लोगों का तो अपना ही मसला है। ठीक है, जैसे आपका तसला है। चलिए बात करते हैं G20 की, बात कर लेते हैं। तो G20 की बात करते हैं, इसमें 20 देश जो है इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो यहाँ 20 देशों का समूह है। G20 जो है इसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें 20 देशों के वित्त मंत्री बैठते हैं, और जो हर देश की सेंट्रल बैंक होती है, जैसे हमारे देश की सेंट्रल बैंक क्या RBI है, तो इसके जो गवर्नर होते हैं वे इसमें बैठते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंकों के गवर्नर्स का ग्रुप भी इसे कहा गया है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन जो कि 28 देश है, और फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान भैया, और मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके, यूएसए, ये सारे सदस्य देश है। ठीक है, तो इन देशों का नेम याद कर लीजिएगा, अगर हो सकता है तो, नहीं तो मत याद करिएगा, कौन ही याद कर पाता है, लेकिन पढ़े जरूर रहिएगा। इस साल जब इसका सम्मेलन हुआ 2023 में, तो इस साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता किया हुआ था। आपको तो पता ही है, बड़ा उत्सव के साथ G20 में, और G20 का जब सम्मेलन हुआ था तो हमारे यहाँ एक वो भी बना हुआ है, क्या नाम है, मंगलम, क्या नाम है यार, सत्य मंगलम मंडपम की बात करते हैं, ऐसे है ना, मंडपम की बात करते हैं जो बनाया गया है। ठीक है, तो एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए तो आगे हम बढ़ लेते हैं। तो 2023 में इसका सबमिट हुआ है वो भारत में हुआ है, तो इसकी अध्यक्षता किसने किया हुआ है? भारत के प्रधानमंत्री ने किया हुआ है। ठीक है, ये आप मैप में देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए भैया। ठीक है, यहाँ आपके सामने मैप लगा हुआ है। ठीक है, एक बार कहो तो मैं पीछे हट जा रहा हूँ, लेकिन आप देख लीजिएगा, मैं क्या ही बताऊं बार बार। ठीक, तो ध्यान रख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं हम। ये देखिए, इस समय की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ध्यान रखना, इसके थीम याद रख लीजिए भैया, भूलिएगा नहीं। थीम आपके एग्जाम में पूछा जाता है मेरे लालो, मेरे दोस्तों। ठीक है, मेरे प्यारे सिंघानियों। ठीक है, तो शहंशाहों, याद कर लीजिए, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक फ्यूचर, यानी सबका एक ही फ्यूचर होगा। ठीक है, तो वसुधैव कुटुंबकम 2023 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में इसी से शुरुआत किया हुआ था। ठीक, चलिए इसका उद्देश्य क्या है? ग्लोबल इकोनॉमी को बढ़ावा देना, इसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना, क्लाइमेट चेंज से संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर बात करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जैसे मुद्दों पर भी चर्चाएं करना इसका मुख्य काम है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना ही डेवलपमेंट को करना, ठीक है, याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों आपने देखा कि 2023 में इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो 2023 में, एक मिनट से पेन की कलर चेंज कर देता हूं ना, मुझे पता है आप लोगों को दिखाई कम दे रहा होगा ना। 2023 की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो भारत ने किया, ठीक है। 2022 में इसकी अध्यक्षता किसने कर लिया भैया? एक साल पहले की बात करते हैं, तब इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इंडोनेशिया ने किया था। अब जो 2024 में इसकी अध्यक्षता करेगा, यानी कि अब G20 का जो सम्मेलन होगा साथियों आगे, वो होगा कहां पर? ब्राजील में होगा, ठीक है। तो ब्राजील में इसका एक तरह से सम्मेलन होगा, याद रखिएगा G20 का। आपसे एक साल पीछे, करंट और आगे से पूछा जाता है, तीनों बात याद रखिएगा। 2022 पूछता है तो इंडोनेशिया, 23 भारत, 24 ब्राजील, ठीक है। ये देखिए लिखा है, छोड़ देते हैं। अब हम, ये तो रहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो वैसे पार्ट के रहे, जो मुख्य वाले रहे। अब थोड़ा से पर्यावरण से संबंधित दो चार हैं, ज्यादा नहीं है, 5-6 ही है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए हमें छोड़ना नहीं है भाई, क्योंकि एग्जाम है और एक तो वैकेंसी आती होती नहीं है, ये बात आप जानते ही हैं। और हमने अगर छोड़ दिया तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम परेशानी में आ सकते हैं। ये वाली संस्था तो आपने कई बार देखा होगा, आपकी यूपी का जो पुलिस का एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें पूछा भी गया है कि आईयूसीएन के बारे में, किसका मुख्यालय या कौन से रिपोर्ट जारी करती है संस्था। तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेशन की बात करते हैं तो है प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ की बात करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क संगठन है। तो ध्यान रखिएगा, आईयूसीएन के बारे में, दुनिया का सबसे पुराना है और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण संगठन है। 1948 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा के पास ग्लैंड है, यहां पर इसकी मतलब इसका मुख्यालय है। आज आईयूसीएन जो है दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक पेशेवर या पर्यावरण से संबंधित नेटवर्क है, ठीक है, ये सब देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मुख्य काम है बायोडायवर्सिटी का प्रोटेक्ट करना, यानी कि जैव विविधता का संरक्षण करना, इसका मुख्य काम है। एक रिपोर्ट जारी करती है दोस्तों आईयूसीएन, जो है संकटग्रस्त जो प्रजाति है उनके लिए लाल सूची जारी करती है, जिसे रेड डेटा बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड डेटा बुक, याद रखिएगा, रेड डेटा बुक, ठीक। ये वाला क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। ये क्या करती है संस्था की? जो प्रजाति या जो पेड़ पौधे, जो एक तरह से पशु पक्षी हैं जो जिनकी प्रजाति खत्म होने वाली है या खत्म हो चुकी है या बिल्कुल संभावनाएं हैं, उनके लिए यह रिपोर्ट जारी करते हैं, भैया उनको बचा लीजिए जिस तरह से भी प्रयास हो सके, ठीक। तो आईयूसीएन के बारे में 2 से 3 बातें, इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय, इसका मुख्य काम, कौन से रिपोर्ट या सूची जारी करती है, तो रेड डेटा बुक याद रखिएगा, ठीक है, जिसे लाल सूची भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसको पर्यवेक्षक की स्थिति दी गई है। ध्यान रखना, ये यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन, पहली वाली जो संस्था मैंने बताया था ना, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, उसका ये एक तरह से सदस्य तो नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षक के रूप में इसे दर्जा दिया गया है, ठीक है, ऑब्जर्वर के रूप में इसे दर्जा दिया गया। ऑब्जर्वर का मतलब मैंने बताया है कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं दे सकते हैं। भारत 1969 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, यानी कि MOEFCC के माध्यम से आईयूसीएन का सदस्य बना। तो ध्यान रखना, भारत भी इसका सदस्य है, भूलिएगा नहीं। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या भारत इसका सदस्य है कि नहीं, तो बिल्कुल है। अब बात करते हैं यूएनईपी के बारे में, बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात करते हैं। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ, ठीक है, 1972 में। तब क्या हुआ? इसकी स्थापना हुई। मैंने स्टार्टिंग में लिखा दिया है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही मैंने लिखा दिया। इसका मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी, केन्या की बात करते हैं, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा दिया है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण गतिविधियों का समन्वय करना, विकासशील देशों को पर्यावरण की दृष्टि से अच्छी नीतियों प्रथाओं को लागू करने में सहायता करना। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा, तो इसका नेम याद रखिएगा WNO, ठीक है।
तो विश्व प्रकृति संरक्षण की बात करते हैं यानी संगठन की बात करते हैं, तो 2010 में उन राज्यों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी जो समुद्र के बढ़ते स्तर से खतरे में हैं। तो WNO संधि जो हुई है आधिकारिक तौर पर 1 मई 2014 को लागू की गई थी। इसका स्थान कहाँ पर है? वो जिनेवा में है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि वैश्विक पर्यावरण संरक्षण को यहाँ बढ़ावा देता है। तो क्या भारत इसका सदस्य है? क्या? तो नहीं है। ठीक है, तो भारत इसका सदस्य देश नहीं है WNO का, तो ध्यान रखना भारत इसका सदस्य देश नहीं है। तो 2010 में क्या होता है कि उन राज्यों द्वारा इसकी स्थापना की जाती है दोस्तों जो समुद्र के आसपास क्या है, जल, देखो समुद्र का जो जल स्तर है ना वो बढ़ता जा रहा है और जो कि एक तरह से वो देश खतरे में आ रहे हैं, राज्य खतरे में आ रहे हैं, तो उनके द्वारा एक तरह से इसकी स्थापना की जाती है और आधिकारिक तौर पर इसने काम करना या कह सकते हैं लागू कब हुई? तो 1 मई 2014 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय कह सकते हैं या स्थान की बात करते हैं तो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड की जिनेवा। ठीक है, तो भारत इसका सदस्य नहीं है, ये मुख्य बात है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करते हैं, हरित जलवायु कोष की बात करते हैं। ठीक है, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा समर्पित फंड है जो कि विकासशील देशों को अपने ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करने के लिए और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध उनकी क्षमता को बढ़ावा देने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, तो 2010 में संयुक्त राष्ट्र की फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बस आपको इतना लिखना है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो UNFCCC के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं सुन लीजिए, बहुत है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ फॉर नेचर की बात करते हैं, प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष की बात करते हैं। तो WWF की बात करते हैं, ये लिख लेना। WWF की स्थापना कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। यह एक NGO है। ठीक है, NGO मतलब हो जाता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संगठन जो जंगल संरक्षण और पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने के लिए काम कर रही है संस्था। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिला ग्रैंड की बात करते हैं, इसका मुख्यालय है। इसे पहले विश्व वन्य जीव कोष के नाम से जाना जाता था जो कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका आधिकारिक नाम बनाया हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना WWF की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। इसका मुख्यालय याद रख लीजिएगा जो कि एक तरह से ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, मतलब स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। नेक्स्ट बात करते हैं UNFCCC की बात करते हैं, तो UNFCCC की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी, जब देशों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क को अपनाया था। इसका सचिवालय कहाँ पर है? तो 1995 में से बात करते हैं। इसका 1995 में इसका सचिवालय बॉन था, जो कि हाँ आज भी है जर्मनी के बॉन शहर में। ठीक है, तो जर्मनी के बॉन शहर की बात करते हैं, 1995 की बात करते हैं, यानी कि 1992 तक इसका कुछ और था सम्मेलन मुख्यालय और सचिवालय, और 1995 से जर्मनी की जो बॉन शहर है इसका वहां पर सचिवालय है। ठीक है, याद रखिएगा। बस इसमें ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए, कम से कम पता रहेगा तो आप कर ही ले जाएंगे। अब जैसे कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एक अभिसमय या कन्वेंशन हुआ है, UNCCD की बात करते हैं। ठीक है, तो इससे बनाया कब गया था? 1994 में बनाया गया था। यह पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है। यह एकमात्र ऐसा फ्रेमवर्क है जो रियो डी जेनेरियो 2021 की सीधी कार्रवाई की सिफारिश की स्थापित करता है। मरुस्थलीकरण के चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बारे में या लोगों को जागरूकता या बढ़ाने में क्या करते हैं? मदद करता है। ये वाली बात याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका नेम लिखकर इसकी स्थापना, और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण सूखा दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण सूखा दिवस मनाया जाता है, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं। तो CBD की बात करते हैं तो वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान इस समझौता के तहत इसकी स्थापना की गई थी, या कह सकते हैं एक तरह से इस सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो CBD का पहला व्यापक समझौता जो हुआ था, व्यापक समझौता, वैश्विक समझौता, जैव विविधता से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया था। CBD के पक्षकार के रूप में विश्व के 196 देश है, जिसमें से 168 देश जो है हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो भारत भी CBD का एक पक्षकार है, तो ये जरूर याद रख लेना।
कि सीवीडी का भारत भी एक पक्षकार सदस्य है, या कह सकते हैं भारत भी इसका समर्थनकर्ता में आता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। 1992 की बात करते हैं। बस सीवीडी, इसमें आपको लिखना क्या होगा, इसमें आपको ये लिखना होगा सीवीडी की स्थापना 1992। ठीक है, दूसरा ये लिखना है, इसमें टोटल मिलाकर 196 देश हैं, जिसमें 168 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया और भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, या इसके सपोर्ट में है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब है WFP की बात करते हैं, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में FAO और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है, रोम में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसका मुख्य काम क्या है कि भूख और कुपोषण को मिटाने का प्रयास करना, और जिसका अंतिम लक्ष्य खाद्य सहायता की आवश्यकता को समाप्त करना। नेक्स्ट बात करते हैं IPCC के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि WMO और UNEP ने मिलकर क्या किया हुआ है, इसकी स्थापना किया हुआ है 1988 में। स्टार्टिंग में ही बताया, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है। इसका मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड की बात करते हैं। ठीक है, तो भैया पर्यावरण से संबंधित भी जितनी चीजें थी वो भी मैंने बता दिया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी संगठन हैं, वे सारे संगठन मैंने आपको बता दिया है। एक दो संगठन बच गए हैं, जैसे कि बात करते हैं SCO बच गया है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और एक आध शायद बचे हो, या आपको जो भी लग रहे हो कमेंट में आप बता दीजिएगा, मैं उसे बाद में पढ़ा दूंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, 10 मिनट की क्लास में मान के चलो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपको लगे कि कोई संस्था छूट गई है या कोई ऑर्गेनाइजेशन छूट गया है जिसको मैंने नहीं पढ़ाया, तो आप एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, उसकी वीडियो मैं बना दूंगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि ज्यादा नहीं, 1 से सवा 1 घंटे में अगर आप देखें तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वे सारे मैंने करवा दिया। अब आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसमें उस किताब में सारे डेटा नहीं मिल पाता है। एक तो मिलेगा भी तो उसमें करंट की चीजें अपडेट नहीं मिलेंगी, और कोई भी चीजें आप सर्च करेंगे तो वो चीजें एक जगह नहीं मिल पाएंगी। तो आपने देखा कि एक ही जगह पर हमने सारी चीजें दे दिया है। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और समझें। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो अपने डाउट्स को क्लियर करवाएं। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो अभी तक मैंने किन किन विषयों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, एक बार जल्दी से बता देता हूं। देखिए, हमने आपको पढ़ाया हुआ है यूपी स्पेशल की मैंने पूरा कंप्लीट कोर्स दे दिया है। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट भी हमने तैयार कर दिया है। दूसरी बात करते हैं क्वालिटी की बात करते हैं, तो क्वालिटी को भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। बस थोड़ा से पार्ट बचा है, मात्र 1 घंटे की क्लास बची हुई है, उसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। फिर तीसरी बात करते हैं एशियन हिस्ट्री की बात करते हैं, इसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से करा दिया है। भारत के लोक नृत्य की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश के जो डांस वगैरह हैं वो भी मैंने करवा दिए हैं। अब उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वो भी मैंने करवा दिया है। ठीक है, और कोरोना वायरस की बात करते हैं, कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वे सारी चीजें मैंने करवा दिया है। अब कोरोना वायरस से आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। बाकी मेरा काम है ईमानदारी पूर्वक सारी चीजें देना, आपका काम है पूरी चीजें ईमानदारी पूर्वक देखना। जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप सभी लोगों से मेरी एक ही अपील है कि आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट भी किया करें, और बाकी की बातें करेंगे किसी और दिन। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।